इतिहास में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका असर वक्त और सत्ताओं की हदों को बहुत पीछे छोड़ देता है। आज के इस विश्लेषण में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उसी विशाल और ऐतिहासिक विरासत की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा नाम है जो उपमहाद्वीप के इतिहास में सदियों से गूंज रहा है और जिसका प्रभाव आज भी साफ महसूस किया जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे हजारों मील दूर से आए एक अकेले इंसान ने लाखों लोगों की आस्था और समाज की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और ऐसा क्या है कि लगभग 800 साल बीत जाने के बाद भी आज के इस आधुनिक दौर में उनके विश्राम स्थल को लेकर इतनी तीखी बहस छिड़ी हुई है। आज इतिहास की इसी उलझी हुई पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। खैर, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि हम किन अहम पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सूफी संत की उस ऐतिहासिक यात्रा से, फिर उनकी खास शिक्षाओं को समझेंगे, समुदायों में आए उस बड़े बदलाव पर नजर डालेंगे, अजमेर दरगाह की वास्तुकला को देखेंगे और आखिर में इसके इर्द गिर्द चल रहे आज के दावों और विवादों को निष्पक्ष तरीके से परखेंगे। तो पहला भाग है सूफी संत की यात्रा ईरान से भारत तक। आइए उनकी जड़ों से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 1143 ईस्वी में ईरान के सिस्तान इलाके से, जहां उनका जन्म हुआ। जिंदगी की शुरुआत आसान नहीं थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में माता पिता का साया सिर से उठ गया और विरासत में मिला एक बाग। लेकिन 1158 का वो साल एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसी बाग में हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक बुजुर्ग आए। उन्होंने चबाए हुए अंगूर का एक हिस्सा दिया और बस उसे खाते ही एक ऐसा आध्यात्मिक जागरण हुआ कि दुनियादारी से मोह ही खत्म हो गया। इसके बाद 1180 के दशक में उन्होंने अपने गुरु ख्वाजा उस्मान हारवोनी के साथ सफर शुरू किया। पूरे 20 साल तक उनकी सेवा की, यहां तक कि सफर में उनका सामान तक अपने सिर पर ढोया। और फिर 1190 के दशक में मदीना में आए एक बहुत ही गहरे ख्वाब ने उन्हें भारत की तरफ जाने का रास्ता दिखाया। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। गरीब नवाज की शिक्षाएं, दर्शन और अभ्यास। भारत आने के बाद उनका जो फलसफा बना वो बेहद खास था। उन्हें गरीब नवाज कहा जाने लगा, मतलब गरीबों का भला करने वाला। अब ये कोई साधारण नाम नहीं था, बल्कि ये उनकी उस असीम उदारता और बेसहारा लोगों के प्रति उनके समर्पण का एक सच्चा सम्मान था। इस एक शब्द ने ही समाज के सबसे निचले तबके से लेकर बड़े बड़े शासकों तक के दिलों में एक गहरी जगह बना ली। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनकी शिक्षाओं ने उस वक्त के कड़े सामाजिक भेदभाव को कैसे जड़ से हिला दिया। उन्होंने लंगर यानी मुफ्त सामुदायिक रसोई शुरू की, जिसे उनके करीबी ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी संभालते थे। कहा जाता है कि जब खाना खत्म हो जाता तो प्रार्थना की चटाई के नीचे से ही जरूरत भर का इंतजाम हो जाया करता था। लेकिन इस लंगर की जो सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात थी, वो थी समानता। वहां धर्म, जाति या रुतबे का कोई फर्क नहीं था। अमीर और गरीब सब एक ही पंगत में बैठकर खाते थे। यह सार्वभौमिक प्रेम का एक ऐसा संदेश था जिसने समाज की ऊंची ऊंची दीवारों को सचमुच ढहा दिया। अब आते हैं तीसरे भाग पर, समुदायों का परिवर्तन, चमत्कार और आंदोलन। इन सब बातों का जमीनी स्तर पर असर क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है शुरुआत में हुआ भारी विरोध। जब वे अजमेर पहुंचे तो राजा के ऊंटों के बैठने की जगह और आना सागर झील से पानी लेने को लेकर स्थानीय प्रशासन से काफी विवाद हुआ। लोक कथाएं बताती हैं कि जब उन्हें पानी लेने से रोका गया तो एक प्याले में पानी भरते ही पूरी आना सागर झील सूख गई थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, यही विरोध आगे चलकर एक बहुत बड़ी और व्यापक स्वीकृति में बदल गया। यहाँ तक कि जब स्थानीय जादूगर साधु रामदेव को उनसे मुकाबला करने भेजा गया तो वो भी उनके शांत स्वभाव से इतना प्रभावित हुआ कि उनका अनुयायी ही बन गया। शुरुआती तनाव धीरे धीरे एक मिसाल बनने वाले सामुदायिक सद्भाव में बदल गया। 90 लाख, जी हाँ 90 लाख। ऐतिहासिक अनुमान बताते हैं कि उनके जीवन काल में इतने लोगों ने उनके प्रेम और समानता के संदेश से प्रभावित होकर अपना जीवन बदल लिया। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। यह साबित करता है कि उनका असर सिर्फ कुछ शहरों या कस्बों तक सीमित नहीं था। ये सचमुच एक विशाल जन आंदोलन बन चुका था। अब रुख करते हैं चौथे भाग का, अजमेर दरगाह की विरासत, एक वास्तुशिल्प समय रेखा। उनके बाद ये जगह कैसे एक ऐतिहासिक केंद्र में बदल गई। आइए देखते हैं कि इस जगह का विकास कैसे हुआ। 1236 ईस्वी में उनके निधन के बाद यह मकबरा एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बन गया। वक्त के साथ साथ इसका वास्तुकला का स्वरूप भी बढ़ता गया। 1455 में मालवा के सुल्तान ने विशाल बुलंद दरवाजा बनवाया।
और एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य ये है कि 1568 ईस्वी में शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर ने संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर आगरा से अजमेर तक पूरे 228 मील की दूरी पैदल चलकर तय की थी। उन्होंने वहां एक बहुत बड़ी देग भी दान की। सदियों बाद 1911 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान महारानी मैरी ने भी दरगाह की मरम्मत के लिए दान दिया। अलग अलग युग, अलग अलग शासक, लेकिन इस दरगाह की अहमियत लगातार बढ़ती ही गई। इस दरगाह की असली ताकत को एक ब्रिटिश अधिकारी के इस एक वाक्य ने बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ लिया। उन्होंने लिखा था, यहाँ ज़ाहिरी तौर पर हमारी हुकूमत चलती है, लेकिन असल में इस जमीन पर एक कब्र की हुकूमत चलती है। ये वाक्य साफ दिखाता है कि राजगद्दी पर कोई भी बैठा हो, लेकिन आम लोगों के दिलों पर गरीब नवाज का राज कभी कम नहीं हुआ। और अब 5वां और आखिरी भाग, ऐतिहासिक दावे और विवाद, आधुनिक बहस। आज के समय में ये जगह अदालती और ऐतिहासिक चर्चाओं का केंद्र कैसे बन गई है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो मामला कुछ यूं है कि 21वीं सदी में इस स्थल को लेकर अदालतों में आमने सामने के दावे पेश किए जा रहे हैं। एक ओर हिंदू सेना द्वारा याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनका दावा है कि दरगाह के नीचे असल में एक प्राचीन शिव मंदिर है। वो 1910 की हरविलास शारदा की किताब, दरवाजे और गुंबद पर मंदिर शैली की नक्काशी और 1192 के आक्रमण का हवाला दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दरगाह का बचाव करने वालों और दरगाह कमेटी का स्पष्ट कहना है कि इस स्थल का अपना एक सदियों पुराना, बेहद ठोस और अटूट ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, जो इन दावों को पूरी तरह खारिज करता है। अब इस पूरे विवाद की असलियत जानने के लिए अदालत ने दिसंबर 2024 में एक सर्वेक्षण का आदेश दिया है, जो यकीनन इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से खोलेगा। तो अंत में ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। कैसे इतिहास, आस्था और वास्तुकला सदियों तक एक दूसरे में इस कदर गुंथे रहते हैं कि वो भारत के इस बेहद जटिल और बहुस्तरीय अतीत को आकार देते हैं। क्या पत्थर सिर्फ पुराना इतिहास बताते हैं, या वे आने वाले कल की नई कहानियां भी गढ़ते हैं? सोचने वाली बात है ना। इतिहास की ये परतें सचमुच हैरान करने वाली हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।